नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिरकार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों से इतनी नफरत किसे है? ये सवाल लगातार सिर उठा रहा है। पिछले 9 सालों से यही सवाल छाया हुआ है, मगर अब ये सवाल अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है। इतना टॉप पर पहुंच चुका है कि इसके आगे कोई शीर्ष ही नहीं बचा है। आप यूं समझ लीजिए कि जमीन से उठा हुआ ये सवाल अब आकाश को छू चुका है और आकाश के ऊपर ये और कहां जाएगा। हाल में एक ऐसी घटना हुई है जिसने, हाल का मतलब आज की घटना है ये, जिसने इस सवाल को और भी ज्यादा गहरा और गाढ़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा जाता है और उसमें सवाल पूछा जाता है कि अवसरवादिता क्या है, अवसरवाद का एग्जाम्पल क्या है, और उसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं और उसमें एक होता है पंडित। ये किसके दिमाग में आता है कि पंडित को अवसरवादिता से जोड़े? ये श्रृंखला कहां से शुरू होती है? ये गंगा कहां से निकलती है? इस गंगा का हिमालय कहां बैठा है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और आप देखिए, ये है बीजेपी के ही एक नेता हैं, प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा। ये उनकी चिट्ठी है। इन्होंने चिट्ठी योगी आदित्यनाथ को लिखी है और इस चिट्ठी में जो अभिजात मिश्रा लिखते हैं, इसको आप पढ़िएगा। ये बीजेपी के अंदर से उबाल है, अंदर से बीजेपी के विद्रोह है। ये लिखते हैं कि दिनांक 14 मार्च की बात है ये, को आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के हिंदी खंड में अत्यंत आपत्तिजनक सवाल पूछा गया था। क्या था? अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? जो अवसर के अनुसार बदल जाए वो कौन होता है? विकल्प: पंडित, अवसरवादी, निष्कपट, सदाचारी। पंडित क्यों यहां रखा गया? अवसरवादी, निष्कपट, सदाचारी, ये सब क्या हैं? ये सब तो विशेषण हैं। आप हिंदी समझते होंगे, हिंदी व्याकरण भी समझते होंगे। अवसरवादी एक विशेषण है, निष्कपट एक विशेषण है, सदाचारी एक विशेषण है, लेकिन पंडित ये क्या है? पंडित तो एक संज्ञा है। अब आप कहेंगे कि नहीं, पंडित भी विशेषण होता है, पंडित माने ज्ञानी। तो ये माने निकालने का मतलब क्या है? जब पंडित सीधे तौर पर एक जात से जुड़ा हुआ है, एक जाति बोधक संज्ञा है, उसको यहां पर क्यों लाया गया? क्या वजह है? कई बार हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें कई बार ऐसा हुआ कि वर्ण जिस आधार पर बटे हुए हैं उनके साथ में कर्म को जोड़ दिया जाता है। इसी सबसे तो बवाल है कि आखिरकार आपने किसको कहां जोड़ा है, कैसे जोड़ा है। अब ये बीजेपी के अपने ही प्रदेश मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि पंडित शब्द विद्वान, ज्ञानी और धार्मिक सम्मान से जुड़ा हुआ है। इसे अवसरवादिता से जोड़ना अनुचित, संवेदनशील और जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है। देखिए, बड़ी बात लिख रहे हैं कि जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है, यानी कि ये इंटेंशनली किया गया है। ये कौन लिख रहा है? बीजेपी के अपने नेता लिख रहे हैं। अब इंटेंशनली कौन ब्राह्मणों के पीछे पड़ा हुआ है? कौन पंडितों की दुर्दशा करने पर आमादा है? किसका इतिहास रहा है पंडितों के खिलाफ प्रचंड युद्ध छिड़ने का? किसका इतिहास रहा है? कौन ब्राह्मण बनाम ठाकुर की एक धुरी रहा है उत्तर प्रदेश में? ये किसको नहीं पता है? क्या ये उसी की छाया मंडरा रही है? क्योंकि अगर एक घटना हो, 2 घटना हो, 3 घटना हो, आप सहयोग मांग लीजिए। अगर सिलसिला हो इन घटनाओं का कि आप एक जात विशेष के नेता बनकर के चिपक जाएं और एक जात विशेष के नेता बन जाइए, वहां तक भी चलता है। लेकिन आप उस जात को लगातार टारगेट करें जो आपके निशाने पर पहले भी रह चुकी हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि आपके दिमाग की जड़ में यह समस्या है जो इस प्रशासनिक व्यवस्था में दिख रही है। अब मैं किसको कह रहा हूं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ये सारे सवाल उठा रहा हूं पब्लिक डोमेन में, क्योंकि ये मामला पब्लिक डोमेन का है, आम लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। वो इसको देखें और समझें कि कौन है जिसके अंदर की ये कुंठा इस समय चारों तरफ ब्राह्मण विरोध की चारों ओर फैली हुई जड़ बन चुकी है और पूरी मशीनरी में ये जड़ घुस चुकी है। कौन शख्स ऐसा है? यही सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख का। अब देखिए, ये लिखा अभिजात मिश्रा ने चिट्ठी। इसके बाद अब मैं दिखा रहा हूं, हमने ये दिखाया था, टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है। ये अलग अलग सेट हैं। ये जो सेट हमारे पास उसमें 20 नंबर पे सवाल है। 20 नंबर पे इसमें सवाल देखिए क्या था? अवसर के अनुसार बदल जाने वाले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। निष्कपट, सदाचारी, पंडित, अवसरवादी। अब सवाल ये है कि आखिर आपने अवसरवादी, सदाचारी, निष्कपट के बीच पंडित तो क्यों रख दिया आपने? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब जरा दूसरा, मतलब कोई तालमेल नहीं है इन चारों का आपस में, इन तीनों का पंडित से। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लीजिए,
वो ये है कि यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? आज्ञार्थक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। पढ़ के लग रहा है कि सब उसी दिशा के सवाल हैं, लेकिन यहां तो आपने दिशा ही बदल दी है। क्यों बदल दी है? अब ये देखिए, ये लिखा है कंकन किंकिन नुपर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है, रूपक है। इसमें अगर कोई लिख दे इसमें यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है, या फिर कायस्थ है, या फिर छत्री है, या फिर यादव है, तो समझ में आएगा आपको। अरे भाई, ये अनुप्रासों की बात हो रही है, आप जात कैसे उछेड़ सकते हो? यहां पर अवसरवादिता की बात हो रही है, आप उसमें जात कैसे ला सकते हो? इसका मतलब दिमाग में कुछ चल रहा है, इसका मतलब कहीं से संकेत है, इसका मतलब ये गंगा जिस हिमालय से निकली हुई है वो ब्राह्मण विरोध से ऊपर से नीचे तक आसन्न है वो, और वहीं से गंगा रिस रिस करके आ रही है और हर तरफ प्रवाहित हो रही है। यही तो मतलब हुआ इसका। अब देखिए आगे, इसकी हम अलग अलग इसके हमने पूरा एक क्वेश्चन सेट है। ये देखिए, ये भी इसका एक सेट है, एक सेट ये भी सामान्य हिंदी। ये जो पर्चा है जिसमें ये सवाल आया, ये पर्चा है सामान्य हिंदी का पर्चा है, सामान्य हिंदी, उसमें ये सवाल आया है। पूरा हम आपको दिखा दे रहे हैं, पूरा सेट दिखा रहे हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है। अब देखिए यहां पर ये अलग अलग जगहों पर, यहां ये 31 नंबर, वही जो हमने आपको बताया था, ये सेम चीज। हाँ, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब कहानी वही है कि ये कहां से शुरुआत हो रही है इसमें। अब कहा जो चर्चा है वो बता रहा हूं। चर्चा इस बात की ये सब शुरुआत तो जड़ में जाइए ना आप, ये क्यों हो रही है? जड़ क्या है? क्या जड़ ये है गोरखनाथ हट बनाम तिवारी हाथा? अब इस पर बात करने का समय आ गया है। कुछ सवालों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो समय के सवाल होते हैं। आप अगर समय के प्रश्नों को अवॉइड करेंगे तो आप समय का जो टाइम जोन होता है, जो समय की प्रासंगिकता का घेरा होता है, उस प्रासंगिकता से बाहर चले जाएंगे, और जो समय की प्रासंगिकता से बाहर जाते हैं वो अर्थहीन हो जाते हैं, वो अप्रासंगिक हो जाते हैं। इसलिए समय की प्रासंगिकता पर बात करनी चाहिए। सवाल ये जो हो रहा है, क्या इसकी लड़ाई का गोरखनाथ मठ बनाम तिवारी हाथा? नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट क्या कहती है? हालांकि ये दिखाने की जरूरत नहीं थी, कौन नहीं जानता इस बात को कि गोरखपुर में मठ बनाम हाथा के नाम पर क्या चला है और पूरे प्रदेश में वो कैसे फैला है, कैसे एक बहुत बड़ी लड़ाई, और वो लड़ाई उसमें हिंसा भी रही है, उसमें राजनीतिक दांवपेच भी रहे हैं, और उसमें जातियों की टकराहट भी रही है। ये गोरखपुर में हुई है, किसको नहीं पता है? उसके किरदार कौन है ये कौन नहीं जानता है? अब देखिए ये क्या लिखता है नवभारत टाइम्स, ये लिखता है गोरखपुर समेत पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ हमेशा से राजनीति के दो विपरीत छोर पर खड़े रहे हैं। जाति गोलबंदी के साथ अपराधों और राजनीति की सीढ़ियां चढ़े। हरिशंकर की अदावत वीरेंद्र शाही के साथ रही। शाही को गोरखनाथ मठ की ओर से आश्रय मिला था, तभी से लकीर गहरी होती गई। ये जो लड़ाई थी, हरिशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र शाही, पंडित बनाम ठाकुर, और उसमें लिखा हुआ है शाही को गोरखपुर मठ की ओर से आश्रय मिला। योगी आदित्यनाथ किरदार रहे उस लड़ाई के, एक और पंडित हरिशंकर तिवारी, एक और योगी आदित्यनाथ। अरे ये सब आप गोरखपुर में चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? 2017 में आपको यूपी का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, तब तो थम जाइए, ये नहीं है काम करने का दौर। ये सवाल उठ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से पूछा जा रहा है, उनकी ही सरकार के अपने मंत्री रहे जितेंद्र प्रसाद, बीजेपी ज्वाइन करने के ठीक पहले एक मंच चलाते थे, ब्राह्मण चेतना मंच, और खुल के कहते थे कि यहां पर ब्राह्मणों की दुर्दशा है। ये जितेंद्र प्रसाद कहते थे। इस सरकार के डिप्टी सीएम 101 बटुक ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, जिनकी चोटी खींच खींच के मारा गया, और जिन्होंने मारा आज तक एक्शन नहीं हुआ। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये महापाप है, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इंश्योर किया कि कोई एक्शन नहीं होगा। क्यों इंश्योर किया? क्योंकि दिमाग में यह है कि जो किया गया ब्राह्मण बटकों की चोटी खींच खींच के मारने वाला काम, वो ठीक किया गया। ये प्रथम दृष्टया दिखता है। यूनान में एक कहावत है, रोम में, माफ कीजिएगा, रोम में एक कहावत है कि जो सीजर की पत्नी है उसको संदेह से परे होना चाहिए। सीजर की पत्नी पोम्पिया के लिए, जूलियस सीजर की पत्नी के लिए ये बात कही गई थी कि उसको संदेह से परे होना चाहिए, यानी कि वो किसी संदेह के दायरे में नहीं आनी चाहिए। और यही कि सीजर की पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए, यही राजशाही के लिए लागू होती है कि अगर राजशाही संदेह से घिरी होगी तो क्या करेगी? क्या वो मैकियावेली, जर्मन दार्शनिक, उसका द प्रिंस
उसकी जो राजनीति की सबसे चर्चित किताब है द प्रिंस, उसका कैरेक्टर हो जाएगी कि प्रिंस का जो राजा है वो अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसकी समाज को, देश को कितनी बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े। क्या वो हो जाएगी व्यवस्था? ये देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कंटिन्यूएशन में चीजें चल रही हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? क्यों ये होगा कि ठाकुर विधायकों की बैठक पर चुप्पी और ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर चेतावनी? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ बोले जब ठाकुर विधायक बैठक कर रहे थे, जब ठाकुर रामवीर सिंह उनको लेकर के आए थे और पूरी लखनऊ में सरेआम बैठक चल रही थी, विधानसभा सेशन के दौरान चल रही थी, दुनिया चर्चा कर रही थी, अखबार छाप रहा था, क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, ये किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है? क्यों योगी आदित्यनाथ का मुंह उस समय एकदम से खामोश रहा, शांत रहा? वे क्यों उस समय, जैसे कि द्रौपदी का जब चीरहरण चल रहा था, तो जितने भी उस दौर के महाभारत के बड़े बड़े किरदार थे, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो द्रोण हो, शल्य हो, सब खामोश बैठे थे। तो जब ये बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का चीरहरण चल रहा था तो योगी आदित्यनाथ खामोश क्यों बैठे थे? क्यों नहीं बोले तब? और जब ब्राह्मणों ने बैठक की तो किसको इतनी ज्यादा तकलीफ हुई कि नोटिस दिलवा करके माना? ये किसी समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए मुद्दा ये उठ रहा है कि ये जो सब हो रहा है ये क्या है? ये संयोग है या प्रयोग है? अब ये देखिए, ये अखबारों में छपना शुरू हो गया है। यूपीएसआई परीक्षा में पंडित पर पूछा गया ऐसा सवाल, हो गया बवाल। ये देखिए, प्रश्न में पूछा गया अवसर के अनुसार बदलने वाला एक शब्द का चयन कीजिए, एक विकल्प पंडित भी था। ऐसी हिमाकत कौन करेगा? कौन कर सकता है? अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी घूसखोर पंडित, उस पर एफआईआर करा दी गई अभी चुनावी सीजन में, और हजरतगंज पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें लिखा था मुख्यमंत्री के निर्देश पर एफआईआर कराई। अब जरा पूछे कोई उस एफआईआर में क्या हुआ? किसी को बुलाया, किसी से पूछताछ की, सिर्फ दिखाने के लिए कि घूसखोर पंडित फिल्म आई है, हम अभी एफआईआर कराएंगे ताकि 9 साल तक जो ब्राह्मण बुरी तरह से पीड़ित रहे हैं, प्रताड़ित रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं, उनको लग जाए कि देखिए योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों के घाव पर मरहम लगा रहे हैं, 27 में हमको वोट दे दीजिएगा, 5 साल हम और हो जाएं, बस मार्च तक का सवाल है, मार्च के बाद तो हम अपनी तरफ सरकार फिर चलाएंगे जैसे चलाते आ रहे हैं। क्यों नहीं घूसखोर पंडित पर आज तक कोई कार्रवाई हुई? सिर्फ दिखावे के लिए आपने एफआईआर करा दी। उसके बाद किया क्या आपने? क्या ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन बन गए हैं कि 12-13% जो भी है वो आपको मैक्सिमम वोट दें, आपको गद्दी पर बिठाएं और आप गद्दी पर बैठकर अपनी स्वजात की सरकार की ट्रेन चलाएं? कि यही ब्राह्मणों का काम रह गया है? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसके बाद अगला ये देखिए, मैं जो आपसे कह रहा था, डिप्टी सीएम ने ब्राह्मण भट्टों को सम्मानित किया और बोले चोटी खींचने वाले को पाप लगेगा, बोले एक्शन होना चाहिए। डिप्टी सीएम चीखते रहे, कोई एक्शन नहीं हो पाया। शंकराचार्य का अपमान हो गया, उनको कहा गया कि वो स्नान करने से भी रोक लिया गया, उनसे उनके शंकराचार्य होने का सबूत माना गया। ये इस दौर में हुआ है। क्यों हुआ है? कौन सी सोच है इसके पीछे? ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। इसके बाद ये देखिए, ये मैंने आपसे कहा ना कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद भी गोरखपुर नहीं छूटा उनसे। वो गोरखपुर की जो लड़ाई रही है, बुलडोजर वर्सेस ब्राह्मण, यहां पर ये सब लिख करके आ रहा है। बुलडोजर वर्सेस ब्राह्मण, यूपी सरकार की नई मुश्किल का चबूतरा कांड और बाहुबली की मूर्ति बिगाड़ेगी बीजेपी का खेल, पंडित हरिशंकर तिवारी की मूर्ति लग रही थी, चबूतरा तोड़ दिया गया। तो ये बार बार क्यों हो रहा है? आखिर इसके पीछे की सोच क्या है? कौन इन चीजों को मथ रहा है? उसको आखिर कौन सा अपने हृदय की संतुष्ट का अमृत निकालना है? आखिरकार ब्राह्मण इतना लाचार क्यों है? क्यों खुशी दुबे 3 दिन की ब्याहता को 3 साल तक कौन रखता है जेल के अंदर? क्यों रखता है? क्यों बहराइच में जो राम गोपाल मिश्रा की जान जाती है, उसकी विधवा के साथ में प्रॉमिस करके भी, वादा करके भी मदद कौन नहीं करता है? सीताराम उपाध्याय बीजेपी का अपना कार्यकर्ता गाजीपुर हमने स्टोरी दिखाई थी, उसको पीट पीट कर पुलिस ने मार डाला। योगी आदित्यनाथ उनके परिवार वालों से मिले, अपने पास बुलाया और कहा 40 लाख रुपया देंगे, नौकरी देंगे, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां पर उनके भाई का हमने इंटरव्यू किया था, वो टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, कह रहे थे हमारा कोई फोन तक नहीं उठाता है। किसको है इतनी ब्राह्मणों से समस्या?
ये सवाल क्यों नहीं उठेगा? और एक बार फिर से यही सवाल सामने है कि पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए इतनी नफरत आती कहां से है, इसका मूल क्या है और इसको होने कौन दे रहा है? सिर्फ लखनऊ जिम्मेदार है या आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी दिल्ली भी उतनी ही जिम्मेदार है? टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।